हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस टोटल लर्निंग एंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के लिए दोस्तों फिजिक्स का पहला क्लास है ना, इसमें आप लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एकदम सटीक है ना, आप लोग अगर इस नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, जो मैं यहाँ पे नोट्स तैयार करवाऊंगा, आप लोग वीडियो के माध्यम से भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं सर आज की इस क्लास को। बस थोड़ा सा इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्लास होने वाला है। ठीक है, अगर आप दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत की, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं दोस्तों। पहला आपको विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और दूसरा चैप्टर आता है दोस्तों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में सीखेंगे। पहला टॉपिक यानी पहला चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। पूरे चैप्टर भर में दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्क्स इससे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों स्थिर वैद्युत की। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थिर वैद्युत की होता क्या है ना। तो यहाँ पे आप लोग नोट भी करते चल सकते हैं मेरे साथ, है ना। भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम स्थित आवेश, ठीक है, विराम स्थित आवेश के बारे में तथा उससे उत्पन्न प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये आपका पहला सा छोटा वाला टॉपिक हो गया दोस्तों। ये पहला डेफिनेशन ये स्थिर वैद्युतिकी से। अब जो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है सर। तो आप लोग नोट ये चीज़ लिखते चले, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते जाइए, क्योंकि दोस्तों जो मैंने पढ़ा है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है दोस्तों, पहला टॉपिक आता है विद्युत आवेश के बारे में, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके गुणों को लिखें, है ना। विद्युत आवेश क्या है और इसके गुणों को लिखें। तो विद्युत आवेश होता क्या है? तो विद्युत आवेश किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं है दोस्तों। ठीक है, विद्युत आवेश एक प्रकार का दोस्तों क्या है, तो वह एक प्रकार का गुण है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है। ठीक है, वह मूल गुण है जो विद्युतीय बल उत्पन्न करता है ना। मूल गुण है जिससे विद्युतीय बल उत्पन्न होता है, जिससे विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दोस्तों आवेश का डेफिनेशन हुआ। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुण को लिखें, तो विद्युत आवेश का डेफिनेशन ये लिख दीजिएगा और उसके गुणों के बारे में भी हम लोग अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला ये लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ आवेश से रिलेटेड कि विद्युत आवेश जो है दोस्तों, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर याद रखना है दोस्तों ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश और दूसरा नंबर पे याद रखना है धनावेश, है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया दोस्तों अगला नोट। ठीक है, यहाँ से अब आप लोग नोट लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से नोट दे दीजिए। तो नोट नंबर 1 कहता है दोस्तों, नोट नंबर 1 कहता है
आवेश को छोटकी क्यू या फिर बड़की क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को छोटकी क्यू या फिर बड़की क्यू से सूचित करते हैं, है ना। ये पहला नोट हो गया। आपको पता होगा, मान लिया जाए कहे कि यहाँ पे आवेश है सर, मान लिया जाए ये पॉइंट पे आवेश है, तो आवेश कैसे, तो क्यू लिख दिए ना, ये पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट पे आवेश है मतलब कि क्यू लिख दिए, तो आपको बंदा समझ जाएगा सामने वाला यहाँ पे क्या है, आवेश है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा नंबर नोट क्या है, दूसरा नंबर नोट है कि आवेश की संकल्पना, ठीक है, आवेश की संकल्पना, है ना, संकल्पना सबसे पहले थेल्स ने, ठीक है, सबसे पहले किसने, थेल्स ने, तथा बाद में विलियम गिलबर्ट ने दिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर ऊपर वाला मैं रफ करूँगा, फिर इसके बाद आगे वाला यहाँ वाला लिख दूंगा। नोट नंबर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए लिखते चल रहे होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर अच्छा लगेगा, है ना। और कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसा है, नोट्स कैसा बनेगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एकदम सरल भाषा में यूज किया गया सर। ठीक है, थेल्स ने तथा विलियम गिलबर्ट ने दिए। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका एक भी नहीं छूटेगा। तथा बाद में गिलबर्ट ने दिया। ये हो गया दोस्तों हमारा नोट। अगला नोट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगला नोट नंबर 3 कहिए। ठीक है, यहाँ पे नोट नंबर 3 क्या कहेगा दोस्तों, आवेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, हर साल की बात है, इस साल भी, है ना। अब यहाँ से आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, देखिए, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है कूलाम या फिर कूलम्ब। ठीक है, कूलाम या फिर कूलम्ब होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आवेश का मात्रक कौन है, ऑप्शन रहेगा A B C D, याद रहेगा तो मार सकते हैं। ठीक है, चौथा इसी में लिख देते हैं, कूलम्ब होता है जिसे C से सूचित करते हैं, जिसे C से सूचित करते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चौथा नंबर नोट में हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर नोट में हम लोग क्या देखेंगे, आवेश का सीजीएस मात्रक भी जान लेते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक, कभी कभी ये भी मात्रक आपके एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलम्ब या फिर ESU या फिर फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी, तो उसी के उनके जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्हीं का पीछे वाला टाइटल यहाँ पे इसका यूनिट भी लग जाता है सीजीएस यूनिट में। ठीक है, होता है। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि सर ESU का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब जो एग्जाम में पूछता है रिलेशन पूछता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत आवेश को हम लोग रफ कर रहे हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अगर मैं कहूँ 1 कूलम्ब, 5वां नंबर नोट आप लोग ले दीजिएगा, 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU लिख देना। ठीक है, या पहले स्टेट कूलम्ब ज़्यादा नामी है, स्टेट कूलम्ब या कूलाम भी बोल सकते हो, या फिर ESU भी बोल सकते हो, या फिर फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो। ये आपके सामने हो गया। इसी में सर ऐसा भी तो पूछ सकता है, 1 स्टेट कूलम्ब बराबर स्टेट कूलाम बराबर
तो सर ये उल्टा हो गया, कितना कूलाम होगा, है ना, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, 3 का उल्टा करिए क्योंकि ये उल्टा पूछ दिया आपकी, है ना। तो 3 का उल्टा 1/3 और 10 का उल्टा करिएगा तो 10 के पावर -9, ये हो गया आंसर। तो जो सही आंसर हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻19 कूलम, 1 स्टेट कूलम बराबर, या 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁻19 कूलम, या फिर 1 फ्रैंकलिन बराबर कितना हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना हो गया, छठा नोट हो गया। अब 7वां नोट हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर से। 7वां नोट यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ठीक है, छठा नोट लिखिए, छठा नोट इसको आगे। छठा नोट में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो छठा नोट हम लोग कह सकते हैं आवेश का बीमा। सर आपसे एग्जाम में पूछता है आवेश का बीमा, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर। तो याद रखेंगे आवेश का बीमा क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले बीमा ज्ञात करने के लिए फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, धारा बराबर फार्मूला होता है, धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बटा में समय। बोलिए आवेश बटा में समय। तो सर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं धारा गुणे समय। बोलिए अब बताइए, धारा यानी कि करंट का ए या फिर आई लिख सकते हो, दोनों में से कोई लिख सकते हो, ए लिख दो चाहे आई लिख दो, कोई भी लिख सकते हो। गुना का साइन दे दो, और समय का तो टी होता है, समय का क्या होता है, टी होता है। आगे देखिए इसका जो सटीक वाला आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे बीमा, ये पहले बड़की ब्रैकेट में बंद करिए, ठीक है, ए लिख देते हैं और यहाँ पे टी लिख देते हैं, ये एक हो गया। दूसर का भी आप लोग याद रखेंगे आई या टी, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, कभी आई लगा देता है कभी ए लगा देता है, ऑब्जेक्टिव तो है सर, कुछ भी घुसा सकता है। चलिए 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर नोट है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये ध्यान रखना। इतना नोट है सर। अब हम लोग चलेंगे आवेश के गुण के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछता है विद्युत आवेश क्या है, इसके गुण क्या है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हर एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। इतना नोट कर लिए होंगे, ऊपर वाला तो नोट कर ही लिए होंगे, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है दोस्तों आवेश के गुण। टाइटल दे देंगे, हेडलाइन दे देंगे आप लोग, आवेश के गुण। अभी गुण केवल सिखा रहे हैं, ठीक है। हेडलाइन दे देंगे आवेश के गुण। तो आवेश का गुण पहला नंबर लिख सकते हैं, या फिर आपका पूछेगा तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आवेश के निम्न गुण है, आवेश के निम्न गुण है, ठीक है। तो सर पहला नंबर गुण बता दीजिए, है ना, पहला नंबर कोई गुण होगा। तो यहाँ याद रखेंगे आवेश का पहला गुण होता है दोस्तों, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला ही गुण है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखेंगे धनावेश लिख दो चाहे ऋणावेश, आज धनावेश लिख देते हैं, धनावेश। और दूसरा नंबर आप लोग याद रखेंगे ऋणावेश। देख कुछ इस तरीके से लिखिएगा ना तो मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज लगाना सीखिए, पॉइंट वाइज दीजिए। चलिए आगे देखिए, आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, आपके लिए क्लासेस लाता रहूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्लास अच्छा है, नोट्स अच्छे तरीके से बन सकता है आपका, ठीक है। पूरी मेहनत करूँगा दोस्तों आपके लिए मैं, बस आप लोग ये जितना भी नोट्स मैं बता रहा हूँ बस उसको आपको याद करते जाना। 100% है कि मेरी तरह आपका भी 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा, मेरी तरह आपका भी 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा बिहार बोर्ड में। देखिए यहाँ पे आवेश 2 प्रकार के हो गए। दूसरा कहता है कि जो सजातीय आवेश है, देखिए हम समझाते हैं अभी, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा विजातीय आवेश, है ना, विजातीय
सजातीय आवेश प्लस प्लस, है ना, नहीं यहाँ पे विकर्षित या प्रतिकर्षित करता है ना, विकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब ये देखिए, ठीक है, अब ये देखिए आपको मैं समझाता हूँ। विजातीय मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। विजातीय का मतलब मान लिया जाए सर, दो प्रकार के आवेश है, धन आवेश ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सजाति यानी एक जात वाला, अगर प्लस है ना तो प्लस प्लस अगर साथ में आ जाए तो ये क्या होगा, मान लीजिए एक आवेशीय है एक आवेशीय है, तो क्या करेगा, ई कहेगा कि तू भाग इन्ने, भगाएगा उसको, आई कहेगा तू इन्ने भाग, यानी कि एक दूसरे को दूर करेगा। तो याद रखेंगे, समान जात वाला एक दूसरे को दूर करता है। और विजातीय यानी कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कैसे लड़का को लड़की से अट्रैक्ट होता है ना, तुरंत भर में जा करके बात करे लगेगा, फलनमा करे लगेगा, है ना, मौका मिलते ना देरी। उसी तरीके से प्लस और माइनस अलग अलग रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, चिपके की कोशिश करेगा। और सेम अगर सेम जाति का रहेगा, लड़का लड़का रहेगा मान के चलो, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिपल्सन कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये होता है सर ये दूसरा रूल। तीसरा रूल दिखाता हूँ। तीसरा रूल देखिए, तीसरा नियम है कि आवेश जो होता है वह क्वांटमीकृत होता है। आवेश अर्थात क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, ये होता है, तीन हो गया। अब चौथा, ये सब सिखाएंगे क्वांटमीकृत क्या होता है, आगे पढ़ना है अभी, बेसिक, ये बेसिक रूल है, गुण है। ठीक है, बेसिक गुण है। अब देखिए यहाँ पर आवेश योज्यता का नियम का पालन करता है। योज्यता के नियम का पालन करता है। ये भी रूल है सर, ये भी गुण है। ठीक है, आगे देखिए 5वां नंबर गुण। बहुत सारा गुण लिखाएंगे, आपसे पूछेगा विद्युत आवेश क्या है, इसके गुण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल गुण पूछे तो इसमें से 3 को लिख देना और वो विद्युत आवेश का डेफिनेशन लिख देना, काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा मूल गुण तो वो आगे बताएंगे अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवेश का योज्यता का नियम हो गया, है ना। आवेश संरक्षित होता है। देखिए, आवेश को ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, तो यही लिखा हुआ है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अगला। ये 3 गो है ना, संरक्षित, योज्यता और क्वांटमीकृत, इसको हम लोग मूल गुण कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और बाकी सब ये बेसिक प्रॉपर्टी भी है और साथ में गुण भी है ना। अब छठा रूल क्या कहता है, छठा नियम क्या कहता है, आवेश व्युत्पन्न राशि है। क्या है दोस्तों, आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न कहने का मतलब उत्पन्न किया हुआ, धारा और समय को मिला करके ना आवेश बनाते हैं, है ना। तो ये व्युत्पन्न राशि है, याद रखेंगे। और 7वां रूल भी पता ही है, मतलब गुण क्या है, 7वां गुण। इतना सारा गुण लिखा दिए और 3 ही को आपको लिखना रहेगा कोई। ठीक है, आवेश का, है ना, आवेश व्युत्पन्न राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, ये भी इसका एक गुण ही है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। तो आप लोग गुण में अगर को लिखना रहे तो ये भी गुण लिख सकते हो, ये गुण लिख सकते हो, ये गुण लिख सकते हो, और ये गुण ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये 4 गो गुण आपको ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा बच्चे एग्जाम में इसको लिखते हैं, और मैंने भी लिखा था, मेरे समय में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दे। यहाँ देखिए, अब हम लोग आते हैं दोस्तों, जो आपका बेसब्री से इंतजार है, आवेश के मूल गुण। इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए तो अच्छी बात है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, आवेश के गुण सीख गए, अब आवेश के मूल गुण सीखते हैं। देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे, अगला टॉपिक देंगे आवेश के मूल गुण।
आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, किन्हीं दो आवेशों के मूल गुण को लिखें। आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि किन्हीं दो आवेशों के मूल गुण को लिखें, बेसिक प्रॉपर्टी इंग्लिश में रहेगा। तो मूल गुण में क्या करना है दोस्तों, देखिए पहला नंबर क्या कहता है, पहला नंबर रूल कहता है आवेश का संरक्षण, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है दोस्तों, तो इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, किसी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश क्या होता है दोस्तों, संरक्षित होता है। अभी सिखाते हैं, देखिए लिखते हैं, किसी विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय के अंदर, किसी विलगित निकाय के अंदर, है ना, अंदर कुल आवेश क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है या फिर संरक्षित होता है, स्थिर होता है। आपको नहीं समझ में आया होगा, है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे, अर्थात। अब यहाँ से देखिए, अब आपको समझ में आएगा। ये लाइन लिख देना, किसी विलगित निकाय के अंदर कोई बंद जगह है और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, आवेश डाला हुआ है, तो वो आवेश मूव नहीं करेगा, रुकल रहेगा, जहाँ का जहाँ रहेगा, खत्म भी नहीं होगा। आज देखे हैं 5 गो आवेश है, कल देखिएगा 5 गो रहेगा, परसों देखिएगा 5 गो रहेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये काम कर सकते हैं, जैसे बैटरी होगा तो बैटरी में सर आज 5 है, अगर आपको उससे कभी भी यूनिट नहीं लीजिएगा तो ख़त्म नहीं होगा, वो क्या होगा, दूसरे में ट्रांसफ़र होते जाएगा। अगर बगल में कोई चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज करने का भी कुछ अलग अलग ढंग होता है, इंडक्शन के द्वारा, यानी प्रेरण विधि द्वारा। अगर यहाँ बैटरी है ना, अगर यहाँ रखते ना तो ऑटोमेटिक इसके कारण ये वाला चार्ज हो जाता है। कहते हो कि रखल बैटरियाँ ख़त्म हो गया यार, यूज़ो नहीं किया, तो बात यहाँ पे इंडक्शन, उसके आसपास में जो है ना धातु है, मेटल, वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, इंडक्शन के कारण कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अर्थात यहाँ से लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से, हम तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, ये पहला आपका हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर गुण क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर गुण लिखेंगे आप लोग, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, 2 को कोई लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा आपका, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या कहता है दोस्तों, तो ये इसी तरीके से लिखिएगा, थोड़ा सा अलग अलग ढंग से, थोड़ा सा अच्छा ढंग से लिखिएगा, ताकि मार्क्स कोई देखे कॉपी तो आपको लगे कि नहीं कोई बंदा लिखा है, पढ़ा लिखा है, इसलिए आपको कुछ अलग अलग डिजाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है दोस्तों कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर
बराबर या इसके पूर्ण गुणज होगी, या इसके पूर्ण गुणज होगी। ठीक है, और नीचे में लिख देना है Q बराबर प्लस माइनस NE। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब इसको कैसे समझते हैं सर। देखिए सर ये तो लिख दिया आपने, इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु पर उपस्थित आवेश, तो कोई मान लिया जाए किसी भी वस्तु पर, इसी वस्तु पर चार्ज है रखा हुआ, तो ये जो चार्ज होगा ना, ये इसका कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर और नहीं तो कर पूर्ण गुणज होगा। यानी आवेश को हम लोग आधा, 2.5 किलो आलू कहते हैं ना, आप लोग मार्केट में जाते होंगे कहेंगे कि हमको 2.5 kg आलू चाहिए, तो आवेश कभी 2.5 नहीं होगा। या तो 1 बोल दो, या तो 2 बोल दो, या तो 0 बोल दो, या तो 5 बोल दो, या तो 10 बोल दो, लेकिन 5/2 मत बोलना, 5/1 नहीं बोलना, 5.10 नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना है, कोई एक ही बोलना है। तो आपसे पहले मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे में माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का, अब प्लस हो गया तो प्रोटॉन का। तो हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है सर, माइनस हो चाहे प्लस हो, हमको तो आवेश से मतलब है ना, हमको तो डायरेक्शन से थोड़े ना मतलब है। यहाँ देखिए, अब बताइए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये सही है, आवेश है, ये आवेश हो सकता है। 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 32 है ना, 16 दूना का 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है सर, क्योंकि यह आवेश का ऑप्शन में रहेगा। कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक आवेश के निम्नलिखित में से कौन क्वांटमीकृत आवेश का नियम का पालन नहीं कर रहा है, या फिर कहेगा कौन आवेश का मान नहीं है, डायरेक्ट कहेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह आवेश का जो है ना, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, लगातार आप 5-6 तक गुना कर लीजिएगा। और देखिएगा ऑप्शन में ना कि 3 गो आपको गुना करने वाला मिल जाएगा, लेकिन 1 गो नहीं मिलेगा। कितनों से आप गुना कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा, तो वही आपका आंसर सही होगा। आगे हम क्वेश्चंस कराएंगे, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण हो गया। अब तीसरा रूल कहता है दोस्तों, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हमको पता है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछता है, हम आपको सब क्लियर कर देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तीसरा नंबर रूल देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, आवेश के मूल गुण। ठीक है, यहाँ पे गुण नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, गुण लिख लीजिएगा। ये देखिए तीसरा नंबर कहता है दोस्तों, तीसरा नंबर कहता है आवेश का योज्यता का नियम। जो याद रहे 2 गो वो लिख दीजिएगा, आवेश के योज्यता का नियम। ठीक है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे क्या, इस सिद्धांत के अनुसार, और पूरा में पूरा 2 मार्क्स मिलेगा सर। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे सिंपल भाषा में देखिए 5 आवेश है ना, या 5 कूलम ये आवेश का यूनिट होता है, और 10 कूलम आवेश। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल जैसे हम लोग जोड़ते हैं 5 और 10 15 कूलम, यही रूल है सर, बीजगणितीय विधि तो यही कहता है। ठीक है, जोड़ घटाव सेम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बीजगणितीय द्वारा जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि अगला हमारा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। समझेंगे, ये आपका इतना दूर तक तो बेसिक था, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए बिहार बोर्ड का, है ना, आप लोग को पूछा जाएगा आवेश के मूल गुण को लिखें, किन्हीं आवेश के किन्हीं 2 मूल गुण को लिखें। तो 3 गो मैंने बता दिया है, 2 गो पूछा जाता है, 2 नंबर में रहता है, 2 नंबर मिल जाएगा, कोई 2 गो बढ़िया वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया।
अब देखिए, अब आगे कूलाम का नियम को सीखते हैं। कूलाम का नियम सीखेंगे अब। तो कूलाम का नियम क्या कहता है ना। देखिए हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। कूलाम का नियम डेफिनेशन बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे अगला टॉपिक आ गया हमारा, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, कूलाम का नियम, है ना। कूलाम का नियम, कूलाम साहब ने क्या नियम दिया सर, इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, कहता है ना 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। चलिए मैं इसका बताता हूँ कैसे पूछता है। पूछेगा ना कि कूलाम का प्रथम नियम को लिखे, 2 नंबर में आएगा। कूलाम का द्वितीय नियम को लिखे, 2 नंबर में आएगा। कहेगा कूलाम के नियम को परिभाषित करें, पूरा थी करें, प्रूफ करें, तो आपको 5 नंबर में आएगा। ये पूरा यहाँ से अगर 5 नंबर में आए तो यहाँ से इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है अंतिम तक, है ना। और जब 1 नंबर 2 नंबर में आए तो वो भी बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। इतना हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक सीए कूलाम ने दो आवेशों के बीच, ठीक है, सीए कूलाम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। ये हर एक में लिखना है आपको, पहला नियम कहे चाहे दूसरा नियम कहे, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब लिखना है इस नियम के अनुसार, ये हो गया आपका पहला नियम। देखिएगा, देखिए 2 गो आवेश है। देखिए यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ से कुछ दूरी पर हम लग दिए Q2 आवेश, ठीक है। कुछ दूरी का मतलब दूरी हमारा R है, दूरी कितना है, R दूरी पर रख दिए। तो आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आवेश अगर सजातीय होगा, एक कास्ट के होगा तो दूर फेंकेगा लेकिन बल लगेगा। अगर अलग अलग का होगा तो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे में चिपकने, फिर भी बल लगेगा। चिपकने में भी बल लग रहा है और दूर फेंकने में बल लग रहा है ना। तो उसी बल का मान निकालने के लिए कूलाम साहब जी आए और इन दोनों के बीच में बल का मान निकालने के लिए नियम दिए। तो 2 गो नियम दिए और दोनों के नियम को एक जगह करने के बाद आपका बल का मान निकाल सकते हैं। अगर आवेश मान लो जहाँ पर 5 कूलम है, 10 कूलम है और कितना दूर रखा है यही पता है, तो उन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है और कितना लग रहा है ये पता हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कैसे पता होगा। तो पहला नियम, ठीक है, पहला नियम कहेगा तो ये वाला लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखना है पहला वाला नियम, 2 आवेशों के बीच लगने वाला, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, है ना। आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, सेम प्रजाति होगा, प्रतिकर्षण होगा, अलग अलग होगा, आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का बल, है ना। 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपका हो गया सर पहला नियम। और यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से भी लिख देंगे, पहला नियम अगर आए तो, अर्थात ये जो बल होगा यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है ना,
बल ही लिखा हुआ है। बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती को हम लोग इस तरीके से करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों आवेश, तो एगो आवेश हमने क्यू माना है, एगो आवेश Q2 माना है। देखिए यहाँ तक लिखना ही लिखना है आपको, अगर पहला नियम है फिर भी लिखना है ये पूरा इतना दूर तक, और दूसरा नियम आएगा तो अगला वाला लिखना है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। लेट इक्वेशन 1 करिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये तो प्रूफ करूंगा मैं, लेकिन आपको इतना दूर तक लिख देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब जिनको दूसरा नंबर पूछा कि वो जो दूसरा नंबर नियम क्या है, तो सेम लिखेंगे, दो आवेशों के बीच, क्या लिखेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या लिखते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी है ना, जो बीच की दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का मतलब उसके माथा पे 2 कर देना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग के उल्टा होगा सर, व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात में अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूरी कितना है सर, दूरी है r, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r। अब माथा पे कहता है वर्ग भी करना है सर, तो इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 2। ये हो गया, इतना दूर तक आपने साफ साफ नोट कर लिया होगा। इस तरीके से सेम टू सेम जैसे लिखा रहा हूँ उस तरीके से लिखते चलना है दोस्तों। ये हो गया। अब क्या करना है सर, अब लिखेंगे आगे, इतना दूर तक लिखे। अब देखिए मैं बताता हूँ, अगर पहला नियम पूछे तो ये लिखना है, ये फिगर बनाना है, तो पहला नियम यहीं तक, ये इक्वेशन मत लिखिएगा, यहाँ तक आपका। अगर आपसे पूछे कूलाम के दूसरे नियम को लिखें, है ना, तो ये लिखना है, ये फिगर बनाना है, ये दूसरा नियम लिखना और ये वाला अर्थात करके लिख देना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। अब 5 नंबर में तो यहाँ से स्टार्ट करना है, अभी और एंड करना है, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं, ये वाला चीज़ को हम रफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। अब दोनों को क्या करेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऊपर में है Q1/Q2 और बटे में क्या है r²। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे सर, तो एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटाइएगा ना तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो हम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आज हटा रहे हैं, तभी ना फोर्स का मान निकलेगा, तो हटा दिए तो वो कांस्टेंट के लिख देते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, r²। अब सर के लिख तो दिए, के का मान कितना है ये भी बता दीजिए। तो के का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका एक और मान होता है 9 × 10⁹ इसका यूनिट भी बता दें, इसका यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट भी है। तो ये इसका 2 मान होता है, 1/4πε0 भी होता है और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यही इतना दूर तक ये जो आपका व्यंजक आएगा, यही आपका कह दीजिएगा, ये आपका व्यंजक है सर, है ना, ये आपका क्या है, व्यंजक है। यहाँ पे आपका आकर के 5 नंबर मिल जाएगा पूरा, ठीक है। इतना दूर तक अगर आप अच्छे तरीके से विथ एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं तो 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया। थोड़ा सा 2 टॉपिक और है, उसको भी अभी कवर कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। क्या है कि यहाँ पे साइलेंट नोट आ गया है, तो इसको बारे में भी जानना जरूरी है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वात में विद्युतशीलता, टॉपिक है निर्वात में विद्युतशीलता, ये है। ये क्या कहता है, तो ये कहता है दोस्तों
कि वह भौतिक राशि, है ना, वह भौतिक राशि लिखेंगे, वह भौतिक राशि जो निर्वात में, है ना, निर्वात कहने का मतलब जहाँ पे हवा भी ना हो, निर्वात में विद्युत सक्रियता को, किसको, विद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करता है ना, वह भौतिक राशि जो निर्वात में विद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करता है, तो उसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। लिखेंगे इसे एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं सर, कैसे लिखना है, ई ऐसे करके लिखिए और इसका बीच वाला से ओ बना दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब, इसका फॉर्मूला कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट एक और हो जाता है दोस्तों, इसका एक और यूनिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है FM इनवर्स, ये आपके एग्जाम में पूछता है ना, FM इनवर्स यानी फैराड प्रति मीटर, है ना, ये हो गया दोस्तों यूनिट, ये पूछ देता है। एक और इसी में आता है दोस्तों, निर्वात की विद्युतशीलता, आ जाता है माध्यम में विद्युतशीलता, माध्यम में शीलता, तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन होगा, वह भौतिक राशि, है ना, वह भौतिक राशि जो माध्यम में विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है ना, तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वह भौतिक राशि जो माध्यम में क्या करता है, विद्युत सक्रियता को, जगह तो है नहीं, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, है ना, क्या करेंगे, विद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करता है, उसे माध्यम में निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, माध्यम में विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है, माध्यम में या माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन द्वारा सूचित करते हैं, इसका मान अलग अलग होता है सर, मीडियम में है, हवा में कुछ और हो जाएगा, पानी में कुछ और हो जाएगा, बर्फ में कुछ और हो जाएगा, आकाश में, वायुमंडल में कुछ और हो जाएगा, वहाँ पे धूल कण होते हैं, गैस के अणु होते हैं, तो वह सब जगह अलग अलग हो जाएगा। अब आता है दोस्तों अगला, आपेक्षिक परावैद्युतांक, तो इसका सिंपल सा आप लोग ध्यान रखेंगे, आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या कहता है, कि लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इसका डेफिनेशन अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाए 2 नंबर में, आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता के
अनुपात को, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से एकदम लिखना है। जब पूछ देना कि आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, तो सेम इसी तरीके से एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, है ना। ये हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका यूनिट वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर में वो चीज़ ऊपर में कट ही जाएगा, तो इसका यूनिट नहीं होता है। ध्यान रखना है, अपेक्षिक परावैद्युतांक का यूनिट नहीं होता है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस यही आपका हो गया। अब आपके एग्जाम में कुछ एप्सिलॉन नॉट से रिगार्डिंग कुछ और भी सवालें हैं, जिसको नोट के तौर पे मैं लिखा देता हूँ। आप लोग नोट लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ और भी नोट है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट है जिसको नोट करना है, यहाँ देखिए, नोट यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला नंबर नोट है जो के का वैल्यू निकाले आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यूनिट भी ध्यान रखना है आपको, यूनिट भी ध्यान रखना, पूछ देता है। चलिए, दूसरा नंबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तीसरा नंबर क्या होता है दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर इसका वीमा, एप्सिलॉन नॉट का वीमा, है ना। वीमा भी आसान है सर, कैसे निकालेंगे वीमा, तो ये फार्मूले से निकल जाएगा वीमा। एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के के जगह पे तो हमको क्या भरना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भरना है ना। ये हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा। आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर से डायरेक्ट लिख दें, MLT और A लिख देते हैं। अब इसके पावर में क्या क्या होगा ये ध्यान दीजिए। m के पावर -1, 3 के पावर -1, 2 और ये 4 हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, बल का लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर यानी लंबाई का, और बट्टा में Q1 Q2 का, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट का वीमा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई F × आर स्क्वायर। ये सब का बीमा लिख दीजिए और कुछ कैलकुलेट कर दीजिए, और इतना आ जाएगा आपका बीमा। ठीक है, तो यही था, और इसका यूनिट भी हमने बता दिया। चौथा नंबर याद रखिएगा का यूनिट एक है जो कि पॉपुलर है। एक यूनिट तो ये वाला है, और एक यूनिट है फेराड मीटर इनवर्स, ये वाला भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, है ना। और कल हम लोग सीखते हैं दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके कूलाम के नियम पर आधारित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करेंगे, है ना। मेहनत करते हैं तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली क्लास आपके लिए आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।